Hello guys, welcome all of you to online class. Today we read chapter 2 from history from trade to territory. चैप्टर 2 का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से टेरिटरी साम्राज्य तक। द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर, कंपनी ने अपनी पावर, अपनी सत्ता, अपनी ताकत को इस्टेब्लिश किया था। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने किस तरीके से व्यापार से स्टार्ट किया था और साम्राज्य तक पहुंच गई थी, किस तरीके से अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में आके। तो ये इसके लिए उसने क्या क्या कदम उठाए थे, क्या क्या रणनीति अपनाई थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो अपने चैप्टर को रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब मुगल रूलर्स का आखिरी पावरफुल रूलर था, आखिरी शक्तिशाली रूलर था। ही एस्टेब्लिशेस कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। उसने अपनी पावर को बहुत बड़े एरिया में, लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, साम्राज्य के बहुत बड़े एरिया में कंट्रोल कर रखा था, मतलब अपनी पावर इस्टेब्लिश कर रखा था, अपना नियंत्रण बना रखा था, जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा साम्राज्य इंडिया, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, उस पर अपना कंट्रोल बना रखा था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, sardars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms। और उसकी डेथ के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, जिन्हें गवर्नर कहते हैं, बड़े बड़े जमींदार अपनी अपनी ताकत को दिखाने लगे थे और अपने अपने रियासतें, अपने अपने राज्य इस्टेब्लिश करने लगे थे। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center। और जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह, अलग अलग पावर्स ने, अलग अलग छोटी छोटी किंगडम, राज्यों ने उभरना शुरू किया इंडिया के अलग अलग पार्ट में, तो दिल्ली बहुत ज़्यादा दिनों तक एक इफेक्टिव सेंटर, मतलब प्रभावशाली केंद्र के रूप में नहीं कार्य कर सकी, फंक्शन नहीं कर सकी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। और 18th century के लास्ट तक पॉलिटिकल पावर के रूप में ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने अपनी एक नई ताकत को सामने लाना या उभारना शुरू कर दिया, या अंग्रेजी ताकत के रूप में एक नई ताकत सामने उभर के आने लगी। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो पहले एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ के जगहों पे, यहाँ के साम्राज्य पर कब्जा करने में उन्होंने कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वो इतने बड़े साम्राज्य के मास्टर्स, मालिक बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट। और इस चैप्टर में हम यही सब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कब और कैसे हुई। देखो यहाँ एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर में जो है बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। यहाँ देखो दिया है पिक्चर के बारे में। फिगर 1, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हैडसन। बहादुर शाह जफर, ये जो वाइट कलर का ड्रेस में है, ये बहादुर शाह जफर है, और उनके बेटे को कैप्टन हैडसन ने अरेस्ट कर लिया है। दिया है आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्प्रेस कंटिन्यूड टू सिम्बटली
इम्पॉर्टेंट, मुग़ल जो रूलर औरंगज़ेब थे उनकी डेथ के बाद कोई भी मुग़ल रूलर इतना पावरफुल नहीं था, फिर भी एक सिंबल के रूप में या एक सिंबल की तरह वर्क करने के लिए मुग़ल रूलर लगातार गद्दी पे बैठते रहे। मतलब जो मेन शासक थे वो औरंगज़ेब तक ही रहा, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के राजा उसके बाद भी गद्दी पर बैठते रहे थे। औरंगज़ेब की डेथ के बाद से मुग़ल साम्राज्य जो था, मुग़ल डायनेस्टी, वो इंड नहीं हुई थी। उसके बाद भी और भी राजा बने थे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ना तो उन्होंने कोई इतना खास वर्क किया। वो सिर्फ राजा की तरह सिर्फ गद्दी पे बैठ के शासन उन्होंने थोड़ा बहुत चलाया और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बैठे थे, इसलिए उनका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, ज़्यादा उनकी बात नहीं की जाती है। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. और जब 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ था। मैसिव रिबेलियन मतलब मैसिव माने बड़ी मात्रा में, रिबेलियन माने विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो बहादुर शाह, तो जो विद्रोही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया था, जो कि उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे। वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन वॉज शॉट इन कोल्ड ब्लड। और तो बहादुर जब उसके बाद जब कंपनी ने इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया था, दबा दिया था, तो बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था और उनके बेटों को उनके सामने ही मार डाला गया था। बहादुर शाह जफर को बाहर, हमारी कंट्री के बाहर जो आज के टाइम पे म्यांमार है, वहीं उसी का नाम पहले रंगून था, वहाँ की जेल में भेज दिया गया था और वहीं की जेल में उनकी डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं कि ये मैप दिया हुआ है कि ब्रिटिश आइसलैंड से किस तरीके से इंडिया आते थे और किस तरीके से अपना बिजनेस करते थे। दिया है, देखो, रूट्स ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में इंडिया आने के क्या क्या रूट्स थे। फिर उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, मतलब ईस्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना, मतलब पूर्वी इलाका था, पूर्वी क्षेत्र था जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. और इन 1600 मतलब 1600 ईस्वी में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर का मतलब होता है शपथनामा या इजाज़त लेना, मतलब परमिशन लेना, परमिशन का एक पेपर लिया था, एक परमिशन ले ली थी, जिससे कि कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उसको ईस्ट के एरिया में बिजनेस करने का एक अधिकार मिल गया था, एक अपना अधिकार मिल गया था। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था, इस परमिशन का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इस क्षेत्र में आके ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। विद द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू आइसलैंड्स फ्रॉम विच इट could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. और इसी चार्टर के हेल्प से ये कंपनी ओशियन को पार करके, मतलब समुद्र पार करके दूसरे नए इलाकों को ढूंढती थी, वहाँ सस्ती कीमत पे चीज़ों को खरीदती थी, उन्हें यूरोप में ले जाके महंगे दामों पे बेचती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि कंपनी को किसी भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी किसी भी दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन का कोई डर नहीं था। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. और उस टाइम पे जितनी भी मर्केंटाइल कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ज़्यादातर कंपटीशन से बच के सिर्फ मुनाफा कमाना, प्रॉफिट
अर्न करना चाहती थी। मतलब उनको कंपटीशन नहीं था एक दूसरे से कि हम इससे ज़्यादा, उनको बस ये रहता था कि हमें प्रॉफिट मिलता रहे। जैसे लोग कंपटीशन में ज़्यादा वो कर देते हैं कि ये कितने का बेच रहा तो हम कंपटीशन करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने, उनमें आपस में कंपटीशन नहीं था, उनमें सिर्फ खुद का प्रॉफिट कमाने का मेन उद्देश्य था। और अगर कोई भी कंपटीशन ना हो तो वो क्या करती थी कि सस्ती चीज़ें खरीदती थी और उन्हें ज़्यादा कीमत पे ले जाके बेचती थी। दिया है यहाँ साइड में देखो, मर्केंटाइल का मीन्स भी दिया है। अ बिजनेस एंटरप्राइज डेट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम अ हायर प्राइस। एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस की ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट के लिए सस्ती चीज़ों को खरीदती है और महंगे दामों पे उसे बेचती है, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन ये जो रॉयल चार्टर था मतलब शाही दस्तावेज, जो दरबार का, ब्रिटिश के दरबार का जो परमिशन पेपर था, चार्टर था, वो दूसरी यूरोप की दूसरी बिजनेस कंपनीज को या दूसरी पावर्स को ईस्ट की मार्केट में आने से नहीं रोक सका। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. और जब तक इंग्लैंड का जहाज़ पश्चिम को छूते हुए केप ऑफ गुड होप को घूमते हुए का चक्कर राउंड द केप ऑफ गुड होप मतलब केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार करके, इंडियन ओशियन को पार करके, पुर्तगीज मीन्स करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी जो वेस्ट कोस्ट था, पश्चिमी तट था, उस पर अपने मौजूदगी दर्ज कर ली थी, मतलब प्रेजेंस कर ली थी। मतलब जब तक इंग्लैंड का जहाज वहाँ तक पहुँचता तब तक पुर्तगाली वहाँ तक आ चुके थे और उन्होंने अपना जो बेस बनाया था, अपना जो मेन ठिकाना बनाया था, वो गोवा बना लिया था। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट इन इंडिया टू इंडिया इन 1498। और पुर्तगीज मीन्स पुर्तगालियों की तरफ से जो डिस्कवरी की गई थी इंडिया के लिए, रास्ते का जो पहली बार पता लगाया था समुद्री रास्ते का, वो 1498 में वास्को डी गामा ने लगाया था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहला पुर्तगाली यात्री मतलब फर्स्ट पोर्तुगीज एक्सप्लोरर कौन था जिसने पुर्तगाल से लेके इंडिया तक के ओशियन फर्स्ट सी रूट या ओशियन रूट को डिस्कवर किया था, और कब किया था? तो 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। बाय द अर्ली 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. और 17th century की शुरुआत में डच भी मतलब इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को पार करके बिजनेस के पर्पस से इंडिया में आने की रास्ते पॉसिबिलिटीज़ को खोजने लगे थे, ढूंढने लगे थे। और जल्द ही कुछ समय बाद फ्रेंच ट्रेडर्स मीन्स फ्रांसीसियों ने भी इंडिया में आना व्यापार के लिए शुरू कर दिया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, देन डच आए, देन ये हमारे ब्रिटिश आए और डच आए, और उसके बाद ये फ्रांसीसी भी इंडिया आने लगे थे। आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यही थी कि सारी कंपनी एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। और यूरोप के मार्केट में इंडिया से बने हुए अच्छे कॉटन के कपड़े और रेशम की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। पेपर क्लॉथ्स, कार्डामम एंड सिनामॉन टू वर इन ग्रेट डिमांड। और इसके अलावा यहाँ के पेपर काली मिर्च को बोलते हैं, क्लोव लौंग को बोलते हैं, कार्डामम इलायची को बोलते हैं, और सिनामॉन दालचीनी को बोलते हैं। ये भी एक मसाले का ही पार्ट है।
तो इन सब की डिमांड भी बहुत बड़ी मात्रा में थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the price at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned। और यूरोपीय कंपनीज के बीच इन चीज़ों को लेके अब कंपटीशन, इंडियन मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा था, जिससे इंडियन मार्केट की चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगे और उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट था, जो अर्न कर रहे थे प्रॉफिट, वो कम होने लगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट कम होने लगता है। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाई एलिमिनेटिंग रिवाइल कंपटीटर्स। और अब जितनी भी ये बिज़नेस की ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने यहीं पे अपना बिज़नेस करने का एक रास्ता ढूंढने लिया था, जिससे वे अपनी जो कंपटीटर्स वाली कंपनीज थी उनको ख़त्म कर सकें, उनको बर्बाद कर सकें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और इसी वजह से ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में लड़ाइयों की शुरुआत होने लगी थी, युद्ध होने की शुरुआत, बैटल्स की शुरुआत होने लगी थी। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ship, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods। Trade was carried on with arms and trading ports were protected through fortification। और इसी वजह से 17th और 18th सेंचुरी में जब भी किसी कंपनी को मौका मिलता तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शिप्स को डुबो देती थी, उसके जो रूट्स थे उनको ब्लॉक कर देती थी, माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे जाने से रोक देती थी। ऐसे बहुत सारे काम करने लगी थी। और अब जो बिज़नेस था, जो ट्रेड था, वो हथियारों की मदद से, आर्म्स, कैरीड ऑन विद आर्म्स, हथियारों की मदद से चलने लगा था। लोगों ने अपने अपने ट्रेडिंग कंपनीज की सुरक्षा के लिए, या ट्रेडिंग पोर्ट्स मीन्स जहाँ पे जिन जगहों से वो व्यापार कर रहे थे, उन चौकियों की सुरक्षा के लिए फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी शुरू कर दी थी, किले बनवाना शुरू कर दिए थे। दिस एफर्ट to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। Let us see how this happened। और अब ये जो कोशिश थी, मतलब फोर्टिफिकेशन की, मतलब किलेबंदी करने की, किले बनवा के तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की इन कोशिशों के कारण जो लोकल रूलर्स थे उनसे भी कंपनी का टकराव होने लगा था। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े होने लगे थे, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे किलेबंदी शुरू करने लगी थी, लोकल रूलर्स के कामों में इंटरफेयर करने लगी थी, तो लोकल रूलर से भी उसकी का टकराव होने लगा था। और इसी तरीके से कंपनी और उसकी राजनीति, पॉलिटिक्स ने एक दूसरे को अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। पहले कंपनी ने कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब वो अपनी मजबूर थी, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को नुकसान करती थी, उसके लिए उन्होंने हथियार रखना शुरू कर दिए थे। इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में भी पड़ने पे मजबूर हो गई थी, अलग नहीं हो पा रही थी। और आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी हुई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से अपने व्यापार की शुरुआत की थी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो 1651 में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी, कहाँ पे, हुगली रिवर के किनारे। This was the base from which the company's traders, known at the time of as factors, operated। और उस टाइम पे ट्रेडर्स को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था जहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता था, और वहीं पे उसके ऑफिस भी होते थे जहाँ पे उनके ऑफिसर्स बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू बिकम द सेटल नियर द फैक्ट्री। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जा रहा था, व्यापार फैलता जा रहा था, कंपनी ने अपने ट्रेडर्स को, अपने सौदागरों को
व्यापारिक कंपनी के आसपास आकर बसने के लिए कहा। मतलब मर्चेंट्स सौदागर बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, व्यापारियों को वहीं कंपनी के आसपास, फैक्ट्री के आसपास आके बसने को कहा। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1651 में इस्टेब्लिश हुई थी और 1696 में कंपनी ने क्या किया था, अपनी जहाँ पे बिजनेस कर रही थी वहीं पे एक किला बनाना शुरू कर दिया था। कंपनी की आबादी जहाँ पे कंपनी के लोग रह रहे थे उस जगह पे किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। और 2 साल के बाद उसने मुगल जो ऑफिसर्स थे उनको घूस दे के, लेटर इट ब्राइब्ड और घूस दे के 3 गाँवों की 3 विलेजेस से जमींदारी को खरीद लिया था। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it known टुडे। और उनमें से एक शहर कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बन गया और जिसे आज के टाइम पे कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इट आल्सो परसुडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और कंपनी ने मुगल एम्परर औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो कंपनी को बिना किसी ड्यूटी, मतलब बिना किसी चार्ज के, बिना कोई फीस दिए हुए अपना व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान बोलते हैं आदेश को, फरमान जो होता है वो एक शाही आदेश होता है। द कंपनी ट्राइड कॉन्स्टिट्यूसली टू प्रेस फॉर मोर concessions and multiplicate existing privileges। द कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा जो रियासतें थीं उनको हासिल करना, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करने का फ़ायदा उठाने लगी थी। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, कि औरंगजेब के इस फरमान ने केवल कंपनी को फ्री बिजनेस करने, फ्री ट्रेड करने का अधिकार भी दे दिया था। But officials, the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्हें प्राइवेट तौर पे अपना बिजनेस चलाने के लिए ये छूट नहीं मिली थी। उन्हें जो भी उसके लिए जो था वो ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, मतलब कुछ चार्ज देना पड़ता था। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, अगर वो चाहे, मतलब कंपनी को छूट मिल गई थी लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स अगर चाहें कि वो प्राइवेट तौर पे अपना बिजनेस चला लें तो उसके लिए उन्हें अपना चार्ज देना पड़ता था। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और वो जो ऑफिसर्स थे वो इसको देने से, पे करने से मना करते थे, इनकार करने लगे थे, और जिससे कि बंगाल के रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। और ऐसे में जब इतनी ज़्यादा कमी होने लगेगी, इतना नुकसान होने लगेगा रिवेन्यू में, तो बंगाल का जो नवाब है मुर्शिद कुली खान, आखिर वो मना और इसकी खिलाफत क्यों नहीं करेगा। ये पिक्चर दी है, ये पिक्चर जो है ये हमारी लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। ये जो पिक्चर बनाई है विलियम सिम्पसन ने 1867 में बनाई है। ये मद्रास में जो सामान लेके जहाज़ और नाव आती थी उनकी पिक्चर है कि किस तरीके से समुद्र के थ्रू सामान लेके, बिजनेस का सामान लेके जहाज़ और नाव आया करती थी। एक ये पिक्चर दी है रॉबर्ट क्लाइव की, दिया है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरीके से जो ट्रेड व्यापार था वो युद्ध तक पहुंच गया था। दिया है थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े काफ़ी बढ़ चुके थे। औरंगजेब की डेथ होने के बाद बंगाल के नवाब भी अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस टाइम पे
जो दूसरी क्षेत्रों की स्थिति थी वो भी ऐसी ही होती जा रही थी। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला वाज अ नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये सारे एक अच्छे शक्तिशाली शासक थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू mint coin and stopped it from extending its fortifications। और उन्होंने कंपनी को कोई भी छूट देने से मना कर दिया था। व्यापार पे अधिकार देने के बदले कंपनी से वो पैसे मांगने लगे थे, डिमांड करने लगे थे, और सिक्के, मिंट कॉइन मीन्स सिक्के बनाने ढालने का भी उन्होंने अधिकार नहीं दिया था। कंपनी का जो किले बनाना शुरू हो रहा था उसको भी उन्होंने रोक दिया था। एक्सक्यूजिंग द कंपनी डिसीट, दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। और कंपनी पर उन्होंने एक क्लेम किया था, आरोप लगाया था कि कंपनी जो है वो धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, और ये कहा था कि उनकी वजह से बंगाल गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू है वसूलने का वो कम होता जा रहा है, और जो नवाब की ताकत है वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है, और उसके अफसर जो हैं वो नवाब को डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं, मतलब गलत लेटर्स। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, मतलब वो कंपनी टैक्स पे करने को मना कर रही है। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, उनके लोग जो ऑफिसर्स हैं वो नवाबों को अपमानजनक लेटर्स लिखते हैं। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और उनके नवाब को, उनके अधिकारियों को ह्यूमिलिएट, अपमान करने की कोशिश करते हैं। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of company and trade could flourish only if the duties were removed। और कंपनी का कहना था कि उसके जितने भी लोकल ऑफिसर्स हैं उनसे बिना बेवजह की मांग की जा रही है, जिससे कंपनी का बिजनेस जो हो वो बर्बाद हो सके, और बिजनेस तभी पूरी तरीके से फ्लोरिश होता है, मतलब बढ़ता है, बोलते हैं डेवलप होता है, जब उसके ऊपर जितने भी चार्ज, शुल्क लगाए गए हैं, ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, उनको हटा लिया जाए। इट वॉज आल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाई अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। इट वाज आल्सो, और कंपनी को इस बात पे भी विश्वास था कि अब जो बिज़नेस है उसे फैलाने के लिए उसे अपनी जो आबादी होगी उसे बढ़ाना होगा, अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाना होगा, अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गांव खरीदने होंगे और किलों को ज़्यादा से ज़्यादा बनवाना होगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली क्लूमिनेट इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और ये जितने भी टकराव हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, वो दिन पे दिन कॉन्फ्रंटेशन मीन्स बढ़ते जा रहे थे। एंड फाइनली, और उसका क्लूमिनेट मीन्स होता है अंततः परिणाम, उसका लास्ट में परिणाम यही निकला कि प्लासी का युद्ध हमारे बीच हो गया था, मतलब कंपनी और नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। पपेट बोलते हैं लिटरली अ टॉय डेट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स, एक ऐसा खिलौना जिसे आप धागे के सहारे नचाते हैं। अ टर्म इन यूज्ड डिसप्रूविंगली टू रिफर टू अ पर्सन हु कंट्रोल्ड बाय सम इल्स। और ऐसा व्यक्ति, या फिर ऐसा बोलते हैं कि बहुत कठपुतली है, कैसे कर नहीं देते लोगों को है, तो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के इशारों पे चलता हो, अक्सर उसे बोलते हैं हम लोग कठपुतली। दिया डिड यू नो, एक और चीज़ दी है, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम, प्लासी का नाम कैसे पड़ा। प्लासी इज एन इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लासी एंड द प्लेस डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in festival of Holi। जो प्लासी नाम था वो एक बिगड़ा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मीन्स बिगड़ा हुआ प्रोनाउंसिएशन है किसका, पलासी का। पलासी नाम था
जिसको जिसका नाम लिया गया था कि उस जगह पे वहाँ पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे जिनके खूबसूरत फूलों से, ब्यूटीफुल फ्लावर से, रेड कलर के फ्लावर होते थे जिससे जो गुलाल बनाया जाता था, जिसका यूज़ हम लोग होली में करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। When Ali Worदी Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान 1756 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड concessions and other privileges। द कंपनी वॉज वरीड, अब कंपनी को इस बात की चिंता होने लगी थी कि क्योंकि वो एक ऐसा पपेट मीन्स कठपुतली राजा चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओं के अनुसार उसे बिजनेस में कंसेशंस मीन्स छूट देने में कोई भी आनाकानी ना करे, और जितनी भी उसको अदर प्रिविलेज मीन्स सुविधाएं चाहिए थी उसको देने में कुछ भी मना ना करे, उसकी इच्छा के अनुसार उसे चीज़ें देती रहे। So it tried, though without success, to help one of सिराजुद्दौला रिबेल become the नवाब। और कंपनी ने काफ़ी सारी कोशिश की सिराजुद्दौला के ऐसे बहुत सारे कि उसमें वहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन बिना किसी रिबेल, बिना किसी लड़ाई के ऐसे जो हमारे नवाब थे उनसे को रोकना आसान मतलब संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे उनको नवाब बना दिया जाए, ऐसा सोच के कंपनी ने बहुत सारी कोशिशें की और वहाँ पे भी उसको कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। एंड इनफ्लोरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। और कंपनी के जवाब में सिराजुद्दौला ने कंपनी को यह आदेश दे दिया कि वो उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, राजनीतिक अफेयर्स जो थे, उनके क्षेत्र में अपना टांग अड़ाना बंद कर दे। मिडलिंग मीन्स अपना इंटरफेरेंस बंद कर दें और जितना फोर्टिफिकेशन था उसको रोक दें और साथ ही में जितना भी बाकी का रिवेन्यू है उसको पे करना शुरू कर दें। आफ्टर negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। Then the march to Kolkata to establish control over the company's fort there। और जब दोनों नेगोटिएशंस फेल्ड मीन्स दोनों पक्ष अपने अपनी बात को समझौते पे तैयार ही नहीं हो रहे थे, तब जो नवाब थे उन्होंने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला कर दिया और जितने भी वहाँ के अफसर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पे उनके ताला डाल दिया, जितना माल था उसको जहाज़ों को ब्लॉक कर दिया, जाने से रोक दिया और जितने उनके भी आर्म थे, हथियार थे, उनको छीन लिया। इसके साथ ही कंपनी ने कलकत्ता में जो किले था उस पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ दिए गए। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent force under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleet। और कलकत्ता को मतलब अब कलकत्ता का हाथ से निकल चुका है, ऐसी खबर सुनते ही जो मद्रास में कंपनी के अफसर्स थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी कंपनी के लिए की हेल्प के लिए। And prolonged negotiations with Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at Plassey। और इस इतनी बड़ी मतलब नौसेना सैनिकों की मदद मिलने के बाद 1757 में कंपनी ने जो बहुत लंबे समय तक आपस में डिस्कशन होता रहा नवाब के साथ कि ये कि मतलब
नेगोटिएशंस बोल सकते हैं, सौदा होता रहा कि बहुत लंबे समय तक सौदा चलता रहा, लेकिन जब सौदेबाजी लंबे समय तक नहीं काम कर सकी तो फाइनली इन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की एक सेना भेज दी। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर the defeat of Nawab was that the force by Mir Jafar, one of Sirajuddaulah commanders, never fought the battle। और नवाब की सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उसका एक जो कमांडर्स था, सेनापति था मीर जाफर, उसने इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला, क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से ऐसा प्रॉमिस कर रखा था कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा के वो उसे वहाँ का नवाब बना देंगे। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India। और Battle of Plassey सबसे फेमस इसीलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों की या कंपनी की इंडिया में सबसे बड़ी विजय यही इसी युद्ध में मिली थी। क्योंकि और वो भी मिली कैसे थी, नवाब के अपने ही आदमी को उन्होंने अपनी कंपनी में की तरफ, अपनी कंपनी की सेना की तरफ मिला लिया था। ऊपर देखो एक पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्चर, ये किस चीज़ की पिक्चर है, दिया था जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट। लंदन हॉल स्ट्रीट की ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जनरल कोर्ट रूम था। द कोर्ट ऑफ proprietors of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London। This is a picture of one of their meetings in progress। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स की लंदन में जो लेडन हॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बैठकें होती थी, अक्सर डिस्कशन होता था, मीटिंग्स होती थी, उन्हीं मीटिंग्स में से एक मीटिंग का ये पिक्चर ली गई है कि किस तरीके से लंदन के लेडन हॉल स्ट्रीट में ये कोर्ट थी, वहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी। दिया द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, रिच लोगों से क्या प्रॉमिस की गई थी। The territorial ambitions of the mercantile East India Company was viewed with distrust and doubt in England। After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote a William Pitt on one of the principal secretariat of state to English monarch on 7 June 1759 from Calcutta। इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक थे उनकी इच्छाओं, उनकी एम्बिशियस मीन महत्वाकांक्षाओं को ध्यान देते हुए उन पे विश्वास करना बंद कर दिया था। मतलब उन पे संदेह करने लगे थे, अविश्वास करने लगे थे। और प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश सम्राट जो थे, अंग्रेजी सम्राट जो थे, उनके सेक्रेटरीट में मेन सचिव विलियम पिट को एक चिट्ठी भेजी थी कलकत्ता से 7 जनवरी 1759 को। लिखा था, बट सो लार्ज अ सॉवरेनिटी मे पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉरेन mercantile company, I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possessions of these rich kingdoms। कहा था इतनी विशाल सत्ता होने के बाद भी हमारी ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये खुद सोच के मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित हूँ, फ्लैटर मीन्स आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने इतनी शक्तिशाली रियासत पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, और उसको हासिल करने में मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। नाउ आई लीव यू टू जज वेदर एन इनकम ईयरली of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention। और अब मैंने ये डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मतलब आपको जज करने को छोड़ता हूँ कि आप जज कीजिए इसको कि क्या एक साल में 2 मिलियन स्टर्लिंग, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख स्टर्लिंग की जो इनकम होगी, और साथ ही में
3 प्रोविंस पे, मतलब 3 प्रांतों पे जो हमारा कब्जा होगा, ये ऐसी कोई चीज़ है कि जिस पर इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन करना, कोई भी ऑब्जेक्शन करना क्या सही रहेगा क्या, और इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना सही रहेगा। और दूसरी पिक्चर दी हुई है द नवाब कंप्लेंट्स, नवाब ने कुछ शिकायतें की थी 1733। In 1733, the Nawab of Bengal said this about the English traders. अंग्रेजी व्यापारियों के बारे में बंगाल के नवाब ने क्या कहा था? When they first came to country, they petitioned the then government in the humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house, upon which was no sooner granted but they built a strong fort surround it, which a ditch which has communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls. मतलब जब वो पहली बार हमारी कंट्री में आए थे, मतलब ये नवाब ने कहा है कि जब वो पहली बार हमारी कंट्री में आए थे तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के सामने ये पिटिशंस मीन्स विनती की करते हुए कहा था कि हमें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, और उन्हें वो ज़मीन मिल गई तो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत मजबूत किला उसकी चारों तरफ खड़ा कर दिया है। इसके चारों तरफ गड्ढे बनाए जा रहे हैं जो नदियों से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी सारी तोपें लगा दी हैं, और उनके बहुत सारे and they have initiated several merchants and others to go and the protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees 100,000. They rob and plunder and carry great number of the king's subject of both sexes into slavery into their own कंट्री। और उनके जो बहुत सारे व्यापारी हैं और दूसरे लोग हैं वो यहाँ से माला माल होने के लिए तैयार हैं। लगभग यहाँ से 1,00,000 रुपए या 100,000 रुपए की रिवेन्यू को वो लोग कलेक्ट करते हैं, और ना जाने कितनी औरतों, मतलब बोथ सेक्सेस, मतलब औरतों और आदमियों दोनों को ही उन्होंने अपना गुलाम बना रखा है, स्लेवरी गुलाम बना रखा है, और साथ ही हमारी कंट्री को भी वो बर्बाद कर रहे हैं। मतलब उनका कहना था, उसने जो अपना दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लेटर लिखा था, वो अपनी जीत के बारे में लिखता है, और नवाब अपनी बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने छोटी सी चीज़ को ज़मीन मांगी थी और किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ा लिया था। दिया है आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वाज assassinated and मीर जाफर मेड द नवाब। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को कंपनी का नवाब बना दिया जाता है। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी शासन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी बस इतना चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो नवाब है वो अपना शासन करते रहे, वो अपनी जिम्मेदारी संभालते रहे, बस हमारी इच्छाओं को वो हमारे हिसाब से पूरा करते रहे। इसलिए अपने कठपुतली नवाबों को वो गद्दी पे बैठाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी ऊपर जिम्मेदारी, अपने ऊपर शासन का दायित्व लेना नहीं चाहती थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि उनका मेन जो उद्देश्य था वो व्यापार को बढ़ाना था। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territory need not be taken over directly। अगर ये सारे काम लोकल रूलर्स की हेल्प से बिना किसी लड़ाई के किए जा सकते हैं तो उन्हें किसी भी राज्य पे कोई भी कब्जा करने की ज़रूरत या सीधे उसे अपने कब्जे में लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Soon the company discovered that this was rather difficult, लेकिन जल्दी ही कंपनी को ये लगने लगा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। लेकिन ये जो कठपुतली वाले नवाब है ये हमेशा उनके इशारों पे वैसे नहीं चलते रहेंगे जैसा कि कंपनी चाहती है। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवर्निटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। और लास्ट में उन्होंने अपनी वहाँ की प्रजा को, वहाँ की जनता को सम्मान, मतलब रिस्पेक्ट और सम्मान देना शुरू कर दिया, और उन्होंने उनको सम्मान देना, उनको
उनको संप्रभुता मतलब कि वहाँ की जनता ही सब कुछ है ऐसा दिखावा करना शुरू कर दिया था। व्हाट कुड द कंपनी डू, कंपनी तो फिर क्या करती। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्ट द कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। जब मीर जाफर ने कंपनी को डिस्पोज मीन्स उसकी खिलाफत करना शुरू कर दी। अब देखो सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को बैठाया इसलिए कि वो उसके इशारों पे काम करेगा, लेकिन जब उसने खिलाफत करनी शुरू कर दी तो कंपनी ने उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. और मीर कासिम जब उसको परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़के उन्होंने कंपनी ने मीर कासिम को हराया और उसे बंगाल से बाहर भेज दिया और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया। द नवाब हैड टू पे ₹500,000 every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. और नवाब जो था मीर जाफ़र वो हर महीने 500,000 मतलब 5 लाख रुपए कंपनी को देता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंपनी के चाहने पे वो गद्दी पे बैठा था, तो उसको कंपनी को पैसे देता था। कंपनी के जितने भी खर्चे थे उनको निपटाने के लिए, उसकी बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और या फिर जितने भी खर्चों के लिए कंपनी चाहती थी, डिमांड करती थी, उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रिवेन्यू। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलाके और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई चाहने लगी थी। By the time मीर जाफ़र died in 1765, the mood of company had changed। और 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared the must indeed become Nawab ourselves। और कठपुतली नवाब का काम सही से ना होते दिख के उनका एक्सपीरियंस ख़राब देखते हुए क्लाइव ने ये ऐलान कर दिया कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और लास्ट में 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ बंगाल। और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलने लगा था। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इसने जो कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी पहले से, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और उसने इंडिया के साथ अपने व्यापार को भी शुरुआत अर्ली 18th सेंचुरी में फैलाना बढ़ाना शुरू कर दिया था। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और वो यहाँ से इंडिया से सामानों को खरीदने के लिए बदले में ब्रिटेन से लाया हुआ सोना और चांदी देना चाहती थी। दिस वाज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। और यह ऐसा टाइम था ये ऐसा समय था जब ब्रिटेन के पास भारत को बेचने के लिए कोई दूसरा सामान नहीं था। मतलब भारत को बेचने के लिए कोई दूसरा सामान नहीं था, तो वो लोग चाहते थे कि हम वहाँ से ब्रिटेन से लाके सोना और चांदी इंडिया में दे दें और बदले में सामान ले जाएं। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। और अब इंडिया से मिलने वाली जो इनकम थी और जिससे वो अपना खर्चा चला रही थी वो कंपनी की इंडिया से मिलने वाली रिवेन्यू के थ्रू होने लगी थी। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम द इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और अब रिवेन्यू से ही इंडिया की रिवेन्यू से ही कंपनी अपने खर्चों को पूरी तरीके से उठाने लगी थी। दिस रिवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। और इसी मिले हुए रिवेन्यू से ही कंपनी कॉटन और इंडिया के कॉटन और सिल्क को भी खरीदने लगी थी। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स और अपनी फौजें संभालने लगी थी, फौज का खर्चा भी उठाने लगी थी। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कोलकाता। और बहुत सारी बिल्डिंग्स और किले और कलकत्ता में ऑफिस बनवाने के खर्चों को भी वो यहीं के रिवेन्यू से उठाने लगी थी। इसके बाद आगे कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो कैसे कैसे नवाब बनने लगे, ये चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।